राधे राधे सभी को। तो साथियों, आज 1 तारीख है और मैंने बोला था 1 तारीख से अपनी यूट्यूब पर क्लासेज रहेगी, ठीक है। तो 1 अगस्त से मैंने बोला था आज से अपनी क्लासेस स्टार्ट करेंगे राजस्थान की हिस्ट्री सबसे पहले साथियों। और अभी आप ये मत सोचना कि आप सोचो कि हमें तो 10 दिन में हिस्ट्री करवा दो, हिस्ट्री में टाइम लगेगा और फुल डीपली रहेगी। तो भाई मेरे को आने के बाद में नोट्स भी बनाने पड़ते हैं, नोट्स बनाती हूँ। फिर ये भी नहीं है कि आप सोचो कि आज देखो इसकी मैंने सभ्यताओं की जैसे अभी कंप्लीट कर लिया नोट्स, तो रेगुलर आपको 2 दिन में ये क्लासेस मिल जाएगी, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट जैसे मेरे को चाहे 1 दिन लगे 2 दिन लगे, उसके बाद में आपकी क्लासेस रहेगी, 1 दिन के बाद में आ सकती है, ठीक है ना। बट क्लासेस आपकी रहेगी। दूसरी चीज साथियों, जो जिन्होंने ग्रुप ज्वाइन कर रखा है उनको ये लिखने की जरूरत नहीं है। आपको बस अच्छे से ये पढ़ना है। पढ़ने के बाद में जैसे ये टॉपिक कंप्लीट होगा ग्रुप में, मैं इसकी या तो पीडीएफ किसी से बनवा कर, या आज खुद टाइम मिला तो खुद बना करके वहां पर नेक्स्ट डे ही आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। और इसमें जैसे ना ये पेज तो काफ़ी हो जाते हैं, लिखते हैं तो भी टाइम लगता है। आप जैसे इसका प्रिंट निकलवाते हो तो यहाँ पर जैसे मैंने बीच में एक पेज भी छोड़ दिया, कुछ ऐसे आपको लगे कि इंपॉर्टेंट चीज़ें हम ऐड करते हैं, कुछ और लगता है आपको ना, कुछ क्वेश्चन वगैरह यानी कि कुछ भी हो जाए तो वो आपको क्या है या ऐड कर लेना है। जैसे कोई इसका कॉपी भी निकलवाता है या अपने पास नोट से कैसे भी याद करते हैं, नोट से भी कईयों के याद हो जाते हैं। दूसरी चीज साथियों, अभी जैसे सभ्यताएं करेंगे, सभ्यताओं से भी करंट के क्वेश्चन होते हैं। तो अब पता है आपको भी कौन सी सभ्यता हाल ही में कहाँ से खोजी गई, ये सभ्यताओं से भी करंट के मैंने ऐड किए। जैसे देखो अभी जैसे कुछ ऐड किए, जैसे अभी देखो यहाँ पर ये मैंने जैसे ऐड किए है ना, तो सभ्यताओं से जैसे कुछ ऐड किए, कुछ रह जाते हैं ना, क्योंकि ये काफ़ी हो जाते हैं लिखने भी, मेरे को भी टाइम लगता है। तो आपको ये नहीं है कि आपको कुछ चीज़ मिस रहेगी या फिर कुछ नहीं मिलेगी। ग्रुप में एक रंगीन पीडीएफ होगी, जैसे कि एआई से निकाली जाती है ना, रंगीन लिखा होता है ऊपर ना, इस हिसाब से आपको एक पीडीएफ मिल जाएगी। वहां पर इसी हिस्ट्री से इसकी पीडीएफ के बाद में वही साथ में मिल जाएगी। उसमें क्या रहेगा साथियों, जैसे भी इस सभ्यताओं से हाल ही में करंट से क्वेश्चन बने हैं वो उसमें सारे ऐड होंगे, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं साथियों। सबसे पहले बात करते हैं कि घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है, ठीक है। और मैंने क्विज का भी बोला है, जैसे जैसे टाइम मिलता है क्विज भी करेंगे। अभी मैंने क्या बोला था, रात उसमें अपने क्विज कर रहे थे, मैंने कहा था आज नाइट को क्या होगा, राज्यपाल की अपनी क्विज करेंगे। तो राज्यपाल आपको पढ़ के आना है, आज अपने राज्यपाल की क्विज कर लेंगे साथियों, ठीक है ना। नाइट को करेंगे और एक सभी एक्टिव रहा करो। काफ़ी मेरे को दिखता भी है कौन एक्टिव रहता है, यानी कि किन्होंने देखा, किन्होंने उसका रिएक्शन दिया ना, ये तो इतना तो दिखता है। अभी देख लिया किन्होंने, सीन कर लिया किन्होंने, रिएक्शन दे दिया ना। कुछ तो 1-2 ऐसे भी होते हैं जो कि ज्वाइन कर रखा है ग्रुप, पता नहीं कहाँ पर है, शायद टाइम ना हो, अभी ज्वाइन कर लिया हो, बाद में फ्री हो तब पढ़े, है ना। चलो वो तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो राज्यपाल आपको आज नाइट को होगी, टॉपिक पढ़ के जाना है। और ये टॉपिक हो जाएगा तो इसकी भी अपने क्विज कर लेंगे, ठीक है ना, साथ साथ में, क्योंकि अभी आपके पास बहुत टाइम है। और दूसरी बात, अब सभी सब्जेक्ट का मेरे पे डिपेंड मत रहना, अपना जो सब्जेक्ट है वो अभी से मजबूत करो। हिस्ट्री अपनी चल रही है, पॉलिटी के मैंने वहाँ पर सारे नोट्स डाल दिए, उनको अच्छे से पढ़ो। पॉलिटी की मैंने क्लासेस डाल रखी है, उनको अच्छे से पढ़ लो। फिर भी रहता है तो पॉलिटी की मैं एक बार और शॉर्ट में लगा दूंगी, ठीक है ना, टाइम मिलेगा तो अब साथियों बात करते हैं, क्योंकि वो अगर कोई रीड की कर रहे हैं तो रीड के अकॉर्डिंग वैसे टॉपिक उतने, क्योंकि उसमें सारे सभी के लिए टॉपिक आ जाते हैं। तो राजस्थान का सामान्य परिचय की बात के साथ ही उसमें प्राचीन साहित्य एवं अभिलेखों में वर्तमान में बात करें, राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के भिन्न भिन्न नाम मिलते हैं। अब देखो राजस्थान के नामकरण की बात करें साथियों, तो ऋग्वेद में देखो, ऋग्वेद में राजस्थान को कहा गया है ब्रह्मवर्त। ऋग्वेद में क्या कहा गया है, सभी बच्चे को पता है। रामायण में वाल्मीकि ने मरुकांतर कहा है, तो रामायण में मरुकांतर कहा है वाल्मीकि ने, ठीक है। सबसे प्राचीन लिखित उल्लेख की बात करें साथियों, तो बसंतगढ़ शिलालेख है, सिरोही में मिलता है, और जिसमें राजस्थान के लिए देखो क्या नाम मिलता है, राजस्थानादित्य शब्द मिलता है। बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थानादित्य शब्द मिलता है, चित्तौड़गढ़ शिलालेख में राजस्थान्य मिलता है, ठीक है। याद कर लो, कैसे भी ये पता भी होगा, बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थानादित्य। और राजपूताना की बात करें साथियों, तो जॉर्ज थॉमस ने राजपूताना का, ठीक है ना, कि 1800 ईस्वी में, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। तो जो जॉर्ज थॉमस है, ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। और एक पुस्तक थी जो कि मिलिट्री मेमोरीज ऑफ, जो कि मिस्टर है, उसमें जॉर्ज थॉमस ये जो नाम है ये मिलता है उसमें। और 1805 में बात करें साथियों, तो विलियम फ्रैंकलिन द्वारा प्रकाशित की गई। वो भी आप, वो तो वैसे मैंने उसमें राजस्थान ज्योग्राफी में भी सब कुछ करवा रखा है, ठीक है। ये चीज़ तो
तो मैंने यहाँ पर इसलिए लिखी है कि एक बार आपका यहाँ पर देख सकते हो। कर्नल जेम्स टोड ने कहा है, वो कहा है रजवाड़ा, रायता, राजस्थान। और संवैधानिक रूप से राजस्थान नाम की बात करें साथियों, संवैधानिक रूप से 26 जनवरी 1950 को आया, ठीक है ना। 1 नवंबर 1956 को वर्तमान में राजस्थान नाम ध्यान रखना है, ठीक है ना। वर्तमान स्वरूप में राजस्थान 1 नवंबर 1956 को। अब बात करते हैं साथियों कि राजस्थान के नामकरण की बात करें तो सिरोही के बसंतगढ़ अभिलेख। देखो अभी जितने भी ये नोट्स है ना, आपको पता है एनसीईआरटी आरबीएससी बुक से मैंने तैयार किए हैं, ठीक है। और इसके अलावा करंट के भी मैंने इन सभ्यताओं से रिलेटेड करंट के जो क्वेश्चन बनेंगे वो भी मैंने ऐड किया है। कुछ रहते हैं ना, अगर आप चाहोगे कि हमें तो आपके नोट्स ही लिख करके चाहिए तो मैं नोट्स लिख करके ही उसमें डाल दूंगी, या फिर यहाँ इसी में ऐड कर दूंगी। जैसे इसकी ये हो सकती है एक क्लास में ये हो जाए या 2 क्लास में हो जाए, ठीक है ना। तो कुछ तो मैंने ऐड कर लिए, बाकी जो कुछ रहते हैं तो आप बता देना किस हिसाब से, ठीक है। नोट्स अपने ऐसे आपको अच्छे से पढ़ना है। तो सिरोही के बसंतगढ़ अभिलेख में राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है, ये भी मैंने बताया है। देखो ये अभिलेख क्षेमकरी माता के मंदिर में प्राप्त हुआ, ये भी आपको ध्यान रखना, क्षेमकरी माता के मंदिर में प्राप्त हुआ। फिर बात करते हैं साथियों वर्ष 1949 में। कब? वर्ष 1949 से पूर्व राजस्थान नाम किसी भौगोलिक क्षेत्र का अस्तित्व नहीं था। यानी कि वर्ष 1949 से तो पूर्व जो राजस्थान है उसका नाम किसी भौगोलिक क्षेत्र का अस्तित्व नहीं था। 1800 ईस्वी में सबसे पहले जॉर्ज थॉमस ने इस भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। यहाँ पर मैंने बिल्कुल एक कहते हैं शॉर्ट में लिखा है, आप यहाँ पर इन्हीं को पढ़ लो अच्छे से, कि जो जॉर्ज थॉमस है, ये देखो जॉर्ज थॉमस ने राजपूताना, तो कब 1800 ईस्वी में सबसे पहले जॉर्ज थॉमस ने इस भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। और 1829 ईस्वी में कर्नल जेम्स टोड ने, कब है 1829 में कर्नल जेम्स टोड ने अपनी लंदन के प्रकाशित पुस्तक कौन सी, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में इस प्रदेश के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। कुछ तो भाई इन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, क्योंकि वो 0 लेवल से नहीं करना चाहते, तो उनको ऐसे लग रहा होगा, बोरिंग लग रहे होंगे कि मैम तो शुरू से स्टार्टिंग से समझा रहे हैं। तो मेरे को सभी को साथ में लेकर के चलना है, ठीक है ना। अब देखो स्वतंत्रता के बाद अब इस प्रदेश की विभिन्न रियासतों का एकीकरण हुआ। स्वतंत्रता के बाद में अब क्या हो गया, इन रियासतों का एकीकरण हो गया सर्वसम्मति से। कब? 30 जुलाई 1949 को इस भूभाग का नाम देखो राजस्थान रख दिया गया, ठीक है, सर्वसम्मति से। कब? 30 जुलाई 1949 को। अब बात करते हैं साथियों, ये भी आपको ना बिल्कुल इस शॉर्ट में आपको छोटी छोटी चीजें पढ़नी है। देखो मरु व धन्य शब्द, किसका? मरु और धन्य शब्द का प्रयोग पूछे आपको कौन से संभाग के मरुस्थल के लिए, तो ध्यान रखना जोधपुर संभाग के लिए मरु व धन्य शब्द, जोधपुर संभाग के लिए मरु धन्य, ध्यान रख लोगे। जोधपुर पहले देखो मरु फिर मरुवार कहलाता था, ये भी ध्यान रखना है, पहले मरु कहलाता था फिर मरुवार कहलाता था, और कालांतर में इसे क्या कहा जाने लगा? मारवाड़ कह जाने लगा। ये भी आपको पता है सभी को, ठीक है। तो बीकानेर और नागौर और उसके आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता था? पहले जांगल प्रदेश कहलाता था। जैसलमेर का प्राचीन नाम मांड, ये पता ही है आपको, फिर भी मैंने लिए क्योंकि आपको छोटी छोटी चीजें ही पढ़नी है। डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र क्या कहलाता था? वागड़ कहलाता था। उदयपुर के आसपास का प्रदेश पहाड़ियों की अधिकता के कारण गिरवा कहलाता है। भाई अब आरबीएससी की बुक्स में लिखे हुए ना, तो मेरे को तो अब शॉर्ट में लिखना, छोटी छोटी चीजें जो कि बेसिक है वो भी मेरे को लेनी पड़ेगी। अब ऐसे नहीं है कि आपको सीधा ही डीपली कुछ करवा दूं, अब कहीं से कोई भरोसा नहीं, तो आपको ये चीज जिन्होंने नहीं पढ़ी है भाई पढ़ रहे हैं उनके लिए तो सब कुछ करवाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र क्या कहलाता था? वागड़ कहलाता था। जैसलमेर का प्राचीन नाम मांड। अब देखो उदयपुर है ना, उसके आसपास का प्रदेश पहाड़ियों की किस कारण ये गिरवा कहलाता? देखो एक तो ध्यान रखना, ये पूछा गया है, इंपॉर्टेंट भी है, पूछा भी गया, ठीक है ना। उदयपुर के आसपास का जो प्रदेश है वो गिरवा कहलाता था। क्यों? पहाड़ियों की अधिकता के कारण कहलाता था, यानी कि जो तस्तरी नुमा होती है ना वो, तो आपको ध्यान रखना है गिरवा कहलाता। प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा के मध्य, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा उनके मध्य 56 गांवों का समूह होने के कारण इसे क्या कहा जाने लगा? 56 का मैदान कहा जाने लगा, ठीक है। अब बात करते हैं साथियों कि प्राग ऐतिहासिक प्री हिस्ट्री शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता, आपको ध्यान रखना है, रट लो, पूछ ले कहीं कि प्राग ऐतिहासिक प्री हिस्ट्री शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता डेनियल विल्सन। कौन? प्राग ऐतिहासिक प्री हिस्ट्री शब्द का डेनियल विल्सन। और इनकी पुस्तक पूछे, इनकी पुस्तक ध्यान रखना है, दी आर्कियोलॉजी एंड प्री हिस्टोरिक एनल्स ऑफ स्कॉटलैंड, ध्यान रखना है, ठीक है ना। दी आर्कियोलॉजी एंड प्री हिस्टोरिक एनल्स ऑफ स्कॉटलैंड, इनकी पुस्तक ध्यान रखना डेनियल विल्स, जैसा नाम है डेनियल विल्स वैसी इनकी पुस्तक का नाम है।
फिर बात करते हैं साथियों, बैसरोडगढ़ से लेकर के बिजोलिया तक का क्षेत्र पठारी होने के कारणों पर। अब आपको यह भी पूछा जा सकता है कि बैसरोडगढ़ से लेकर के बिजोलिया तक का क्षेत्र क्या कहलाता है। पहली बात तो ये पूछा जा सकता है, तो बैसरोडगढ़ से बिजोलिया तक का उपरमाल क्यों कहलाता है, उपरमाल ये पूछ ले तो पठारी होने के कारण। यही आपको ऐसे पूछा जा सकता है कि उदयपुर के आसपास का प्रदेश कहलाता गिरवा है, क्यों कहलाता है, पहाड़ियों की अधिकता के कारण कहलाता है। तो आपको सब चीज ध्यान रखनी, ठीक है। मत्स्य क्षेत्र का उल्लेख महाभारत में एक राज्य के रूप में हुआ जो जयपुर, अलवर, भरतपुर तक विस्तृत था। ध्यान रखना है आपको कि मत्स्य क्षेत्र का उल्लेख है ना, वो महाभारत में एक राज्य के रूप में हुआ था जो कि जयपुर, अलवर, भरतपुर तक विस्तृत था। मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी। अब बात करते साथियों, भरतपुर का कुछ क्षेत्र तथा धौलपुर व करौली का अधिकांश भाग सूरसेन राज्य में सम्मिलित था। यह भी एक प्राचीन राज्य था जिनका उल्लेख महाभारत में मिलता है, ठीक है। अभी मैंने इनके ना नोट्स के पेज भी लगा रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। फिर बात करते हैं साथियों कि माही नदी के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता था, कांठल कहलाता था, पूछा भी गया है। कोटा बूंदी का भूभाग हाड़ौती के नाम से प्रसिद्ध है। और एक चीज और, जैसे भी सेकंड ग्रेड में अभी जैसे भी एग्जाम हुए हैं ना, उनके भी अपने पूछे गए प्रश्न भी कर लिया करेंगे, ठीक है ना, ताकि पूछे हुए प्रश्न भी आ जाते हैं, ताकि आपको पीछे के पूछे हुए क्वेश्चन के अलग से कुछ ऐसा ना हो कि हमें पढ़ने पड़े। तो कोटा बूंदी के भूभाग हाड़ौती, ठीक है ना, कोटा बूंदी का भूभाग हाड़ौती ध्यान रखना है। सिक्कर चूरू झुंझुनू का तो बच्चे बच्चे को पता है, शेखावटी, ठीक है। फिर बात करते साथियों राजस्थान का नामकरण, ये मैंने बता दिया, वहां अभी पढ़ के ही आए हैं, जॉर्ज थॉमस राजपुताना और कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान राजस्थान बोला, ठीक है। अब बात करते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रथम मानव जीवाश्म वर्ष 1924 में अफ्रीका में ऑस्ट्रोपिथेकस, ध्यान रखना, ऑस्ट्रोलोपिथेकस से प्राप्त हुए। तो प्रथम मानव जीवाश्म है वे कब, 1924 में अफ्रीका में, कौन से, ध्यान रखना आपको, ऑस्ट्रोलोपिथेकस के प्राप्त हुए। खोजकर्ता कौन है, रेमंड डॉट, ये भी ध्यान रखना आपको। फिर बात करते हैं साथियों रामापिथेकस के प्रमाण पूछे आपको तो 1930 में शिवालिक क्षेत्र से प्राप्त हुए। खोजकर्ता लेबिस, ये भी आपको ध्यान रखना है कि कौन से, कहां से प्राप्त हुए, कब प्राप्त हुए, खोजकर्ता, ठीक है। फिर बात करते हैं साथियों राजस्थान में आधुनिक मानव की उत्पत्ति, राजस्थान में जो आधुनिक मानव की उत्पत्ति है वो ध्यान रखना है होमोसेपियंस से मानी जाती है। इसे आधुनिक मानव या प्रग मानव भी कहा जाता है। एक बार साथियों आप पढ़ लेते हो तो रिवीजन जरूरी है, रिवीजन करना बहुत जरूरी है, फिर टेस्ट सीरीज भी आपको करनी जरूरी है। फिर बात करते हैं साथियों सर्वप्रथम होमो इरेक्ट्स में मानव मस्तिष्क का विकास प्रारंभ हुआ। तो सर्वप्रथम सबसे पहले मानव जो मस्तिष्क का विकास है वो देखो आप ऐसे लो, मानव को क्या कहते हैं, ह्यूमन, ह्यूमन से नाम आ जाएगा होमो इरेक्ट्स में। तो सबसे पहले होमो इरेक्ट्स में मानव मस्तिष्क का क्या हुआ, विकास प्रारंभ हुआ। ऐसा माना जाता है कि निएंडरथाल में मस्तिष्क का पूर्ण विकास हो गया। ये भी ध्यान रखना कि कैसा, ऐसा माना जाता है कि जो मस्तिष्क है इसका पूर्ण विकास कहाँ, निएंडरथाल में पूर्ण मस्तिष्क का पूर्ण विकास हो गया। अब बात करते हैं साथियों कब, वर्ष 1961 में दिल्ली में एशियाई विद्वानों के सम्मेलन में प्राग ऐतिहासिक काल है वो 3 भागों में बांटा गया। तो कौन कौन से, अभी तीनों को पढ़ेंगे, फिर अपने सभ्यताओं को पढ़ेंगे एक एक करके। सब पहले तो ये सारा आपको पढ़ना है ये चीजें, फिर सभ्यताओं पर आपको जाना है, ठीक है ना, सभ्यताएं फिर पढ़ेंगे। तो ये 3 भागों में, एक तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। अब पहले तो इन तीनों को पढ़ना है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, फिर सभ्यताएं होगी, ठीक है। इससे पहले थोड़ा सा आप ये एक बार देख लो कि आपको पूछे कि पूरा पाषाण काल की प्रथम प्रमाणिक जानकारी 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूसफुट द्वारा पलवरम, यानी कि आपको ध्यान रखना है कौन सा स्थान, देखो पूरा पाषाण काल की प्रथम प्रमाणिक जानकारी है वो रॉबर्ट ब्रूसफुट द्वारा कहाँ, पलवरम यानी कि मद्रास के पास है, ध्यान रखना, नामक स्थान से प्राप्त हुई, जो एक हैंडक्स हस्त कुठार थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर मध्य पाषाण, देखो पूरा पाषाण काल 1863, पूरा पाषाण काल 1863, मध्य पाषाण काल 1863, पूरा पाषाण 1863 कैसे भी याद हो जाए आपको, मध्य पाषाण काल 1867 और नव पाषाण काल 1860, ठीक है ना।
तो देखो, मध्य पाषाण काल की प्रथम प्रमाणिक जानकारी C.S. कार्लाइल, ध्यान रखना है, C.S. कार्लाइल ने 1867 में विंध्याचल पर्वत क्षेत्र में खोजी गई। तो विंध्याचल पर्वत में खोजी गई, ये ध्यान रखना। मध्य पाषाण काल। नव पाषाण काल की बात करें तो आपको ध्यान रखना, टोंस नदी घाटी उत्तर प्रदेश में खोजी गई। प्रथम प्रमाणकारी जानकारी ले मैसूरियर ने खोजी 1860 ईस्वी में टोंस नदी घाटी में, ठीक है। अब बात करते हैं साथियों कि इतिहास काल विभाजन मानव के संपूर्ण इतिहास को साक्ष्यों और लेखन कला के आधार पर 3 मुख्य कालों में बांटा गया। मेरे को ये भी बता दो, क्लास लॉन्ग हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आपकी 40 या 45 मिनट से ऊपर ना हो, यानी कि 40 मिनट से ऊपर ना हो हमारी क्लास, तो भी बता देना, यानी कि आधे घंटे की 30 मिनट की हम तो कर सकते हैं, ये भी बता देना, क्योंकि आप शुरुआत कर रहे हो अभी तक और अभी टाइम है आपके पास, अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है। क्योंकि आज की क्लास है, इसमें थोड़ा सा मैंने ज़्यादा बोला है, बाकी और कोई क्लास में मेरा ये नहीं रहता है, बस स्टार्टिंग में पढ़ाना ही रहता है। बिल्कुल आज की क्लास में माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा ज़्यादा बोल रही हूँ, यानी कि पढ़ाने के अलावा। तो इतिहास काल विभाजन मानव के संपूर्ण इतिहास को साक्ष्यों और लेखन कला के आधार पर 3 मुख्य कालों में बांटा गया। ये भी ध्यान रखना है, कौन कौन से? प्राक काल, आज्ञा काल, ऐतिहासिक काल। साथियों बात करते हैं प्राक काल को, आपको एक ध्यान रखना है, लिखित साक्ष्य इसमें उपलब्ध नहीं, ना तो आज्ञा युग में लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, लेकिन आज्ञा युग में आपको यह ध्यान रखना है, यह उपलब्ध तो नहीं है लिखित साक्ष्य, लेकिन वे या तो अस्पष्ट है, लिखित तो नहीं है, वो अस्पष्ट पढ़े, या तो अस्पष्ट है या उनकी लिपि को अभी तक पढ़ा ही नहीं जा सकता है। कौन से में? आज्ञा युग में। तो प्राक काल में लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। इसकी प्राक काल की समय सीमा देखो, आरंभ से हड़प्पा पूर्व, प्राक काल की आरंभ से हड़प्पा पूर्व समय सीमा है। आज्ञा युग की बात करें, इसमें भी लिखित साक्ष्य नहीं है, लेकिन वो अस्पष्ट ही है, लिखित नहीं है, अस्पष्ट है। या तो मैं इनको हाईलाइट कर देती हूँ, ये लो, यानी कि अस्पष्ट है, लिखित इसमें आज्ञा में और यानी कि पढ़ा भी नहीं जा सकता। समय सीमा आज्ञा युग की बात करें साथियों, तो हड़प्पा सभ्यता के काल से 600 ईसा पूर्व। आज्ञा युग की देखो, यहाँ आरंभ से हड़प्पा पूर्व प्राक की, आज्ञा युग की हड़प्पा सभ्यता काल से 600 ईसा पूर्व। फिर बात करते साथियों ऐतिहासिक युग। देखो यहाँ ऐतिहासिक युग में लिखित साक्ष्य वो स्पष्ट व पठनीय, यहाँ पर हो जाते हैं आपके स्पष्ट और पठनीय, जो ऐतिहासिक युग का है, ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें लिखित साक्ष्य वो स्पष्ट व पठनीय लिखित साक्ष्य उपलब्ध है। समय सीमा देखो, यहाँ तो हड़प्पा से 600 ईसा पूर्व आई है, फिर ऐतिहासिक में 600 ईसा पूर्व से अब तक आपको ध्यान रखनी है। ये चीजें तो आपको शायद क्लास में याद हो गई होगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं साथियों आगे अपने। देखो प्राग ऐतिहासिक काल की बात करते हैं, यानी कि प्राक युग, तो मानव सभ्यता का उदय है वो नदी घाटी के क्षेत्रों में। छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी है आपको। मानव सभ्यता का उदय कहाँ से हुआ? नदी घाटी के क्षेत्रों में हुआ। कारण देखो, ये सेम टू सेम आपको ना 10th की बुक में, RBSC की बुक्स में ऐसी की ऐसी लाइन मिल जाएगी। कारण नदियों के कहानी, छोटी छोटी चीजें आपको पढ़नी है। ऑथेंटिक जो बुक्स है उसमें भी आप देखोगे तो ना आपको कोई चीजें मिलती है, वो भी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। अब आपको ये देखना है, कारण नदियों के किनारे जल प्रचुरता, ज्यादा जल की प्रचुरता, कंदमूल की उपलब्धता थी, और संघन वनों के कारण शिकार की क्या थी? सुगमता थी। ये है इसका कारण। फिर बात करते हैं साथियों कि प्राचीन भौगोलिक स्थिति की बात करें तो विद्वानों का मानना है कि राजस्थान का जो भाग आज मरुस्थल है ना, राजस्थान का जो भाग आज मरुस्थल है, वहां देखो सैकड़ों वर्ष पूर्व समुद्र था। आज भाई जो राजस्थान का भाग मरुस्थल बता रहा है ना, मरुस्थल है, वहां देखो सैकड़ों साल क्या था? समुद्र था। सरस्वती व ध्वस्वती नदी है, इस नदियां इस समुद्र में आकार में गिरती थी, इस समुद्र में आकार में गिरती थी, जहां यह वातावरण मानव के लिए क्या था? बहुत अनुकूल था। अब बात करते हैं साथियों पाषाण काल की। देखो मानव सभ्यता के इस प्रारंभिक काल को पाषाण काल कहा जाता है। अब पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल, ठीक है ना, जो नव पाषाण काल है। जितना एक बार मैं करा दूंगी ना आज की क्लास में, एक बार लास्ट में 5 मिनट मैं फटाफट रिवीजन करवा दूंगी, फिर आप ये नोट्स पढ़ लेना, ठीक है। फिर बात करते साथियों, देखो अभी मैंने क्या बताया कि पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया, पूर्व पाषाण काल, पूरा पाषाण काल जिसको बोलते हैं, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल जिसको नव पाषाण काल बोलते हैं। अब देखो पूरा पाषाण काल पढ़ते हैं सबसे पहले। देखो राजस्थान में इस समय की आदि मानव द्वारा प्रयुक्त जो प्राचीनतम पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं वे लगभग 1.5 लाख वर्ष पुराने हैं। सबसे पहले मैं बात बताऊं क्या,
क्योंकि ये आपको क्लासेस बोरिंग क्यों लगती है? आप तो ना आप शॉर्ट में बिल्कुल ही सीधा इजी पढ़ना चाहते हो। ये क्लासेस आपको टफ इसलिए लगती है, आप जब बुक्स पढ़ोगे ना आरबीएससी एनसीईआरटी की, तो वो भी आपको टफ लगेगी, पढ़ नहीं पाते हो, तो ये भी आपको नोट्स वो लगेंगे ना टफ। तो कुछ भी नहीं है, पढ़ना पड़ेगा भाई आप कैसे भी। तो राजस्थान में इस समय के आदि मानव द्वारा प्रयुक्त जो प्राचीनतम पाषाण काल उपकरण प्राप्त हुए हैं, वे लगभग कितने 1.5 लाख वर्ष पुराने हैं। देखो, राज्य में बनास, बेड़च, गंभीरी व चंबल आदि नदियों की घाटियां तथा इनके सीमा उनके साथ जो सीमावर्ती क्षेत्र है ना, सीमावर्ती स्थानों से इस काल के प्रस्तर युगीन मानव के निवास के क्या मिले हैं? प्रमाण मिले हैं। ठीक है, अब देखो साथियों, बात करते हैं इसको पढ़ने से पहले एक बार ये थोड़ा सा देख लो। देखो, जो पूरा पाषाण काल है ना, जो पूर्व पाषाण काल, जिसको पूरा पाषाण काल अभी पढ़ रहे हैं, ये देखो एक चीज देखो, इसमें सामाजिक जीवन है वो विकसित नहीं था। आपको ध्यान रखना है, पूर्व पाषाण काल की बात कर रहे हैं अपने, उसमें सामाजिक जीवन विकसित ही नहीं था। छोटी छोटी चीजें आपको देखनी है। धार्मिक भावना वो मानव में अभी नहीं पनपी थी। देखो, धार्मिक भावना भी मानव में नहीं पनपी थी और सामाजिक जीवन भी विकसित नहीं था और आर्थिक जीवन भी अभी पूर्णतः अविकसित था। अब बात करते हैं साथियों पूरा पाषाण काल में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना आपको कि इस काल के उपकरण हैं वो क्वार्टजाइट पत्थर से बने थे। ये आपको ध्यान रखने हैं, किसमें? पूरा पाषाण काल में पत्थर है ना, वो उपकरण कैसे बने थे यह ध्यान रखना है, क्वार्टजाइट के बने थे। ठीक है, इस युग के पाषाण काल से बने उपकरण हैंड एक्स थे। ठीक है ना, इस युग के पाषाण है वो कौन से उपकरण से बने थे? हैंड एक्स। और खोज इसकी बात करें हैंड एक्स की, राजस्थान में सर्वप्रथम CS हैंकर, हैंड एक्स, हैंड से हैंकर ध्यान रखना, CS हैंकर ऐसे याद रह जाएगा। तो सर्वप्रथम CS हैंकर ने देखो जयपुर व इंद्रगढ़ में की थी, ये ध्यान रखना आपको। तो पूरा पाषाण काल में साथियों, इस युग में पाषाण काल से बने उपकरण कौन से? हैंड एक्स। खोज सर्वप्रथम CS हैंकर ने कहाँ? जयपुर और इंद्रगढ़ में की। ये चीज ध्यान रख लोगे। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पूरी की पूरी लाइन इंपॉर्टेंट है यहाँ तक। ठीक है, अब बात करते हैं साथियों पूर्व पाषाण काल में मनुष्य है वो पूर्णतः आखेट पर निर्भर था। ये भी ध्यान रखना, पूरा पाषाण काल में क्या था? मनुष्य पूर्णतः आखेट पर निर्भर था और उसका जीवन पूर्णतः प्राकृतिक था और वह उपभोक्ता मात्र था। उत्पादन करना नहीं जानता था बेचारा, उत्पादन करना जानता ही नहीं था। ठीक है ना, पूर्व पाषाण काल में मनुष्य आखेट पर ही तो निर्भर था, पूर्णतः प्राकृतिक था वो और उपभोक्ता मात्र था और उत्पादन करना जानता ही नहीं था। यह कंदमूल, शिकार, मछली से भोजन प्राप्त करता था, क्योंकि ये पूर्णतः प्राकृतिक था तो कंदमूल, शिकार, मछली से भोजन प्राप्त करता था। और पूर्व पाषाण काल में मनुष्य है ना किससे अपरिचित था? पशुपालन से भी अपरिचित था, वास्तुकला, मृद भांड कला से। अब आपको पूरा पाषाण काल में ना आपको असत्य पूछा जा सकता है या ऐसे लाइन दे करके कि इस काल में वो पत्थर है वो किससे बने? क्वार्टजाइट से बने थे, यानी कि इसकी जो इसमें उपकरण है वो हैंडेक्स है, उसकी खोज किन्होंने की, कहाँ की? ये भी जयपुर की जगह आपको जोधपुर दिया जा सकता है, तो जयपुर इंद्रगढ़ में की। अब आपको ये पूछा जा सकता है कि वो उत्पादन करना जानते थे, ये पूछा जा सकता है। तो उत्पादन करना नहीं जानते थे साथियों, ये पूर्णतः प्राकृतिक थे, यानी कि जीवन उनका पूर्णतः प्राकृतिक था, जिससे कंदमूल, शिकार, मछली से भोजन प्राप्त करते थे और ना तो ये पशुपालन से भी अपरिचित थे, वास्तुकला, मृद भांड से भी बिल्कुल ही अपरिचित थे। फिर बात करते साथियों एक बी ओलचीन है, ये भी 10th की बुक में ये लाइन लिखी हुई है। बी ओलचीन ने पश्चिमी राजस्थान में लूणी नदी के किनारे तथा जालोर जिले के बालू टीलों में पाषाण युगीन उपकरणों की खोज की। तो किन्होंने? बी ओलचीन है ना, इन्होंने पश्चिमी राजस्थान, मेरे को पता पश्चिमी राजस्थान इधर है, ये तो पता है आपको, पश्चिमी राजस्थान में लूणी नदी नहीं इधर ही आती है, तो लूणी नदी के किनारे तथा जालोर जिले के बालू टीलों की पाषाण युग उपकरणों की खोज की। और साक्ष्य देखो आपको ध्यान रखना है कौन कौन से? हैंडेक्स, चॉपर और क्लीवर, ये आपको साक्ष्य ध्यान रखना है, कौन कौन से साक्ष्य मिले ये आपको ध्यान रखना है। फिर बात करते साथियों पूरा पाषाण काल की। देखो एक आपको ये थोड़ा सा देख लो कि प्रारंभिक पाषाणकालीन स्थल ध्यान रखने, ये पूछा गया प्रश्न है कि प्रारंभिक पाषाणकालीन स्थल कौन कौन से है। देखो प्रारंभिक पाषाणकालीन स्थल है डिंगरिया जयपुर,
मानगढ़, नाथद्वारा, हमीरपुर भीलवाड़ा और मंडपिया चित्तौड़गढ़। मंडपिया चित्तौड़गढ़ इंपॉर्टेंट है और डिंगरिया जयपुर भी इंपॉर्टेंट है। ये है प्रारंभिक पाषाणकालीन स्थल। डिंगरिया जयपुर, मानगढ़, नाथद्वारा, हमीरपुर भीलवाड़ा, मंडपिया चित्तौड़गढ़, देवली टोंक, बिंगोद भीलवाड़ा। अब देखो राजस्थान के विराटनगर तथा बानगढ़ आदि स्थानों से देखो हैंडेक्स संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए। तो हैंडेक्स संस्कृति के कहाँ से? राजस्थान के विराटनगर और बानगढ़ स्थानों आदि से। ठीक है। अब विराटनगर में शिलाश्रयों में प्राचीन गुफाओं से पूरा पाषाणकाल से उत्तर पाषाणकाल तक की सामग्री प्राप्त हुई है। और यह भी ध्यान रखना है कि विराटनगर के शिलाश्रयों में चित्र प्राप्त नहीं हुए थे। ये ध्यान रख लेना, क्या नहीं प्राप्त हुए थे। अगर आपको पूछे कि विराटनगर शिलाश्रयों से क्या चित्र प्राप्त हुए थे, साथियों यहाँ से चित्र प्राप्त नहीं हुए थे। जबकि भरतपुर जिले के दर नामक स्थानों से कुछ चित्रित शिलाश्रय प्राप्त हुई है। ये चीजें याद नहीं रहती है। जब कुछ चीजें एग्जाम में पूछी जाती है ना, तो हमने तो पढ़ा ही नहीं, कहाँ से प्रश्न बन गए, ये रहता है। तो ये चीजें पढ़ी नहीं जाती है। अभी देखो पॉलिटी के ना कुछ ऐसे प्रश्न थे जो जब इनको ऐसे लगता है कि हमने तो पढ़े ही नहीं, प्रश्न वहीं से आते हैं, नोट से आए हैं, नोट से प्रश्न बनते हैं। ठीक है ना। अपन आपके पास जो भी सामग्री है ना, प्रश्न वहीं से मिलता है, पढ़ने का होता है। तो विराटनगर शिलाश्रयों से क्या चित्र प्राप्त हुए? भाई नहीं हुए विराटनगर से। तो भरतपुर जिला का एक दर नामक स्थान है साथियों, यहाँ से कुछ चित्रित शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं, जिनमें मानव आकृति, व्याघ्र, सूर्य, बारहसिंगा का क्या चित्रण मिला। ध्यान रखना है, भरतपुर का दर, भरतपुर दर से मानव आकृति, व्याघ्र, सूर्य, बारहसिंगा का चित्रण मिला है। ठीक है। अब बात करते हैं साथियों, देखो पूरा पाषाणकाल युग वह कालखंड है जिसमें मानव ने लगभग देखो 20 वर्ष पूर्व सर्वप्रथम पाषाण उपकरण बनाए हैं। पूरा पाषाण युगीन कालखंड है वो 3 खंडों में विभक्त है। पूरा पाषाण काल भी 3 खंडों में देखो, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। इनको भी थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं साथियों निम्न पूरा पाषाण काल। देखो यह निम्न पूरा पाषाण काल में बात करें, मानव के सबसे प्राचीन उपकरण जो सामान्य रूप से उपलब्ध नदी तल के प्रस्तर पर क्या हुए निर्मित है, इन्हें गोलाशय उपकरण, शंकु उपकरण और चापर उपकरण कहा जाता है। ये भी ध्यान रखना है। देखो अब इंपॉर्टेंट ये पूछा गया 2021 में, कहीं ना कहीं ये पूछे गए हैं, तो ये चीज आपको अच्छे से पढ़नी है। मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से आपको माइंड में बिठा देती हूँ। देखो निम्न पाषाण पूरा पाषाण काल है, एक तो आपको इसमें ध्यान रखने हैं गोलासम उपकरण, शंकु उपकरण, चापर उपकरण इसको कहा जाता है। ठीक है ना। इन्हें क्या कहा जाता है? गोलासम उपकरण, शंकु और चापर उपकरण। ठीक है। अब देखो इस युग के पाषाण काल उपकरण है वो पहलगाम कश्मीर, शिवालिक क्षेत्र पंजाब, बेलन घाटी यूपी, भीमबेटका एमपी, डिंगारिया, बानगढ़, नाथद्वारा, हमीरपुर और मंडपिया बिगोद और बंथली देवली टोंक राजस्थान, नेवासा महाराष्ट्र और जो हुसगी कर्नाटक है और तमिलनाडु में चेन्नई के निकटवर्ती क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। तो निम्र पूरा पाषाण काल, निम्र पहलगाम कश्मीर, निम्र है पहलगाम, पहल की है निम्र में से लो, शिवालिक क्षेत्र पंजाब आपको ध्यान रखना है, और यूपी एमपी ये भीमबेटका और बेलन घाटी यूपी एमपी ये 2 नाम ध्यान रखने हैं, डिगारिया, बानगढ़, नाथद्वारा, हमीरपुर, मंडपिया, बिगोद। ठीक है ना। इसके अलावा राजस्थान में देवली टोंक आपको ध्यान रखना है, नेवासा महाराष्ट्र ये आपको ध्यान रखना है निम्र पाषाण काल। ठीक है ना। यहाँ के निकटवर्ती क्षेत्र प्राप्त हुए 6 लाख वर्ष पूर्व 60 करोड़ वर्ष पूर्व तक के मध्य माना गया है। ठीक है। अब बात करते हैं साथियों, देखो निम्न पाषाण पूरा पाषाण काल आपका हो गया। मध्य पाषाण काल, देखो मध्य पाषाण काल की बात करें साथियों, तो इस काल के उपकरण देखो मध्य पाषाण काल, ये भी प्रश्न पूछे गए, तो थोड़े से ये आप देख लेना जो पूछे गए हैं ना, कोई भरोसा नहीं प्रश्न का, वापस पूछ ले। तो मध्य पाषाण काल, इस काल के उपकरण भीमबेटका, तो यहाँ भी भीमबेटका आपको ध्यान रखना है। मध्य पाषाण काल में भीमबेटका, नेवासा, बूढ़ा पुष्कर, मध्य में भीमबेटका, नेवासा, बूढ़ा पुष्कर, बूढ़ा पुष्कर से बूढ़ा नाम लो, बूढ़ा आदमी होगा उसको मध्य में रखना है, बूढ़ा पुष्कर याद हो जाएगा। लूणी घाटी, डीडवाना ध्यान रखना है, जायल, होकरा, नर्मदा किनारे, समनापुर आदि स्थानों पर मिले हैं मध्य पाषाण काल। ठीक है ना। तो इस मध्य पाषाण काल के जो उपकरण हैं। फिर उच्च पूरा पाषाण काल की बात करें साथियों, इस युग के उपकरण मुख्य ब्लेड पर निर्मित थे। अब आपको पूछे कि कौन से युग के उपकरण ब्लेड पर निर्मित थे, तो उच्च पूरा पाषाण काल के। अब लो आपके जब ऐसे याद करो, याद रह जाएगा। ब्लेड पर निर्मित आपको ऑप्शन में दे दे निम्न पाषाण काल दे दे, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण काल दे दे और उच्च। भाई ब्लेड लगता है ना तो आप इतने जोर से रोगे, ऊंचाई में ऊंच आपकी आवाज आएगी, रोगे ब्लेड लगेगी, तो ऐसे याद रहे उच्च पूरा पाषाण काल, याद रह जाएगा माइंड में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ब्लेड की लाग जावा भाई,
रोगा कोनी के जोर जोर की आवाज निकालोगा, उच्च आवाज आवेगी थारी, तो याद रह जाएगा ब्लेड पर निर्मित उच्च पूरा पाषाण काल, भूलोगे नहीं। इस युग में पूर्वकालीन उपकरणों के साथ देखो, जो पूर्वकालीन उपकरण है उसके साथ में ब्लेड, बहुत से ब्लेड रखा है, वैसे ब्यूरिन ध्यान रखना है, पॉइंट, 3 चीज ध्यान रखने हैं आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, ब्लेड, ब्यूरिन, पॉइंट, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देखो रीट वगैरह में ना तो ज़्यादातर वहाँ से तो सभ्यताओं से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, फिर भी आपको ये चीज़ पढ़ ही लेने हैं, क्योंकि बड़े जो एग्जाम, देखो अब आप आरएएस की तैयारी कर रहे हो ना, तो भाई मैंने आरएएस का आपको चाहे पढ़ लो आप अच्छे से, क्योंकि ये सोचो आरएएस की बुक ही मान लो आप, कुछ भी चीज़ आपको आरएएस की तैयारी जो भी कर रहे हैं ना तो फुल डीपली है, ये चीज़ें आपको आरएएस की बुक में मिलेगी, ठीक है, कहीं से आप खरीदते हो तो भी। अब देखो मध्य पाषाण काल की बात करें साथियों, तो राजस्थान में मध्य पाषाण कालीन प्रमुख केंद्र ध्यान रखने हैं आपको नागौर, ठीक है। तो देखो उच्च पूरा पाषाण काल पड़ा है, उच्च पूरा पाषाण काल के बाद मध्य पाषाण काल क्या होता है, प्रारंभ हुआ। उच्च पूरा पाषाण काल के बाद में क्या होता है, मध्य पाषाण काल प्रारंभ हुआ, और इन्हें देखो माइक्रोलिथ एज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, माइक्रोलिथ एज भी कहा जाता है, यानी कि जो सूक्ष्म होते हैं ना, जिसको सूक्ष्म बोलते हैं, लघु पाषाण, है ना, तो यहाँ से देखो सूक्ष्म उपकरण माइक्रोलिथ क्या हुए, अधिक ज्यादा मात्रा में प्राप्त हुए, इसलिए इसको माइक्रोलिथ एज भी कहा जाता है। तो उच्च पूरा पाषाण काल के बाद में मध्य पाषाण काल प्रारंभ होता है, इसको क्या कहते हैं, माइक्रोलिथ एज भी कहते हैं, और लघु पाषाण माइक्रोलिथ कहा जाता है, ये ध्यान रखना। अब मध्य पाषाण काल का आपको आरंभ पूछे तो 10,000 ईसा पूर्व से माना जाता है, मध्य पाषाण काल का 10,000 ईसा पूर्व से। और इस काल के उपकरणों में देखो स्प्रेकर पॉइंट, ये दो तो ये ध्यान रखना है आपको, स्प्रेकर पॉइंट जो कि 8th 9th बुक में 2 ही दिए, इसके अलावा साथियों और आपको क्या ध्यान रखने हैं, ये देखो इसके जो औजार है वो औजारों के प्रकार देखो, ट्रायंगल आपको ध्यान रखना, ट्रायंगल, क्रेसेंट, ट्रेपेज, ट्रायंगल नाम ऐसे तीनों याद रह जाएंगे, ट्रायंगल, क्रेसेंट और ट्रेप। इसके अलावा पॉइंटर, ब्लेड, ग्रेवर, स्क्रैपर, ये ध्यान रख लोगे। तो देखो इस काल के उपकरणों में ये नाम आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा स्क्रैपर पॉइंट विशेष उल्लेखनीय, जो कि अपेक्षाकृत छोटे हैं, हल्के हैं और कुशलता पूर्वक बनाए गए हैं। विशेषताओं में पूछ ले आपकी कि कैसे हैं वो, भारी है या बड़े हैं, तो भाई ये छोटे हैं, छोटे हल्के और कुशलता पूर्वक बनाए गए थे, ठीक है ना। और यहाँ उपकरण लूणी तथा उनकी सहायक नदियों की घाटियों में, जो लूणी और उनकी सहायक नदियां उनकी घाटियों में चित्तौड़गढ़ जिले की बेड़च नदी घाटी में तथा विराटनगर से प्राप्त हुए हैं, विराटनगर कोटपुतली से बहुत क्या हुए, प्राप्त हुए। और इस काल तक मानव है वो पशुपालन सीख चुका था। पहले पढ़ा था कहाँ तक, पशुपालन नहीं सीखा था, कौन से काल में, देखो मध्य पाषाण काल में जब आया ना, तो यहाँ पर देखो पशुपालन सीख गया था, मानव क्या सीख गया था, पशुपालन सीख गया था, ठीक है। मैं से मध्यकाल और मैं से मानव ने अच्छा काम कर लिया, पशुपालन सीख गया था, ठीक है, लेकिन उसे कृषि का ज्ञान नहीं था। देखो पशुपालन तो सीख गया, कृषि का ज्ञान नहीं था, और सामाजिक जीवन के अस्तित्व का भी अभाव था, ठीक है। तो क्या सीखा था, पशुपालन सीख गया था। और मध्य पाषाण काल में बात करें साथियों, इनके प्रमुख क्षेत्र देखो, पश्चिमी राजस्थान में लूणी और उनकी सहायक नदियां, ये पश्चिम क्षेत्र, ये इनके प्रमुख क्षेत्र है मध्य पाषाण काल के। देखो पश्चिमी राजस्थान में लूणी नदी और उनकी जो भी सहायक नदियां वो होगी, चित्तौड़गढ़ की बेड़च नदी घाटी होगी, जयपुर का विराट क्षेत्र, ये इनके प्रमुख क्षेत्र आपको पूछ ले। तो देखो मध्य पाषाण काल में प्रयुक्त पत्थर पूछे आपको, पत्थर कौन कौन से, एगेंट, चर्ट, जेस्पर और क्लिस्डोनी और कार्नेलियन और क्वार्टजाइट, ये है मध्य पाषाण काल के प्रयुक्त पत्थर। एक बार आप इनको भी देख लो, एगेंट, चर्ट, जेस्पर, क्लिस्डोनी और कार्नेलियन, क्वार्टजाइट। देखो अपना ये चैनल है गोदारा करनी क्लासेस, आपको सभी को पता है। इसके अलावा एक गोदारा मैम से और अपना चैनल है। अगर आप यहाँ इसी क्लास जो देख रहे हैं, कोई चाहते हैं कि हमें तो पहले पॉलिटी की क्लास लगा दी जाए, तो मेरे को अगर बीच में कोई टाइम मिलता है ना, तो एक दिन में जैसे 2-3 टॉपिक मैं कवर, क्योंकि नोट्स बने पड़े हैं, इनके तो नोट्स बनाने पड़ते हैं, तो उनकी जैसे मैं एक दिन में 2-3 टॉपिक करवा करके बीच में याद तो नहीं डालूंगी, गोदारा मैम वाला जो चैनल है उस पर मैं डाल दूंगी। अगर आप बीच में चाहते हो कि हमें तो भाई हमें बीच में हमें पॉलिटी की भी क्लासेज चाहिए, ठीक है ना, हम पढ़ सकते हैं। तो देखो मध्य पाषाण काल के मानव पत्थरों पर चित्रों का क्या अंकन करने लगा था। मध्य पाषाण काल में मानव है ना, वो पत्थरों पर चित्रों का भी अंकन करने लग गया था। कौन से काल में, मध्य पाषाण काल में। आपको क्या ध्यान रखना साथियों, कृषि का ज्ञान नहीं था, पशुपालन सीख गया था,
और सामाजिक जीवन के अस्तित्व का अभाव था। और मध्य पाषाण काल का आपको क्षेत्र पूछे तो ये पश्चिमी राजस्थान है ना, इसमें जो लूणी नदी है और उनकी सहायक नदियां ये आती है, चित्तौड़गढ़ की बेड़च नदी घाटी आती है, जयपुर का विराट क्षेत्र आता है, ये आते हैं। ठीक है, ये पत्थर देख लो आप, ये औजार आपको देखने। इसके अलावा इसमें जो मध्य पाषाण काल है इसमें मानव है ना पत्थरों पर चित्रों का अंकन करना भी लग गया था। ये क्लास आपको बोरिंग लग सकती है, बट जब सभ्यताएं आएगी ना तो मजा भी आएगा। ठीक है ना, ये होते ही ऐसे हैं, बट इनको तो आप 2-3 बार पढ़ोगे या फिर आप अपने माइंड में कैसे भी रख सकते हो तो कुछ हो सकता है। उत्तर पाषाण वैसे इतना बोरिंग नहीं है, कई बुक में पढ़ते हो तो बहुत ज्यादा बोरिंग लगता है, पढ़ने का भी मन नहीं करता है। देखो उत्तर पाषाण काल की बात की, जो नव पाषाण काल है इसका आरंभ भारत में 5000 ईसा पूर्व से माना जाता है। राजस्थान में नव पाषाण काल के अवशेष पूछे आपको, ध्यान रखना, यानी कि जो उत्तर है यानी कि जो नव पाषाण काल है इसके आपको अवशेष पूछे राजस्थान में, तो चित्तौड़गढ़ जिले में बेड़च व गंभीरी नदियों के तट पर, चंबल व बामणी नदियों के तट पर, भैंसरोड़गढ़ व नवाघाट से बनास नदी के तट पर, हमीरगढ़ से जहाजपुर, देवली व गिलुंड से, नवाघाट से बनास नदी के तट पर, और हमीरगढ़ से जाजपुर, ये दोबारा बोल दिया मैंने, देवली से और गिलुंड से, ठीक है, लूणी नदी के तट पर पाली से, समदड़ी से तथा टोंक जिले में भरनी आदि स्थानों से प्राप्त हुई है। एक बार फिर से आप देख लो, राजस्थान में नव पाषाण काल के आपको अवशेष पूछे, चित्तौड़गढ़ जिले में बेड़च गंभीरी नदियां तट, ध्यान रखना आपको, चंबल व बामनी नदियों के तट पर, भैंसरोड़गढ़ नवाघाट से ध्यान रखना, बनास नदी के तट पर, हमीरगढ़ से जाजपुर, देवली व गिलुंड से आपको ध्यान रखना है, लूणी नदी के तट पर पाली से आपको ध्यान रखना है, समंदड़ी से तथा टोंक जिले में भरनी आदि से स्थानों से प्राप्त होता है, ये आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब बात करें साथियों उत्तर पाषाण काल में, देखो मानव घर बनाकर रहने लगा। अब उत्तर पाषाण काल आ गया ना, उत्तर पाषाण काल में मानव देखो घर बना के भी रहने लग गया उठे, और मृतकों को यहाँ समाधियों में गाड़ना प्रारंभ कर दिया। जब उत्तर पाषाण काल में मानव आ जाता है तो घर बनाकर भी रहने लगा, घर बनाकर के रहने लगा, तो मृतक को समाधियों में गाड़ेंगे, भाई खुद घर बनाकर रहने लगे हैं तो मृतकों को समाधियों में गाड़ना प्रारंभ कर दिया। और प्रसिद्ध पुरातात्विक कोण गार्डन चाइल्ड ने नव पाषाण काल को पाषाणकालीन क्रांति की संज्ञा दी। ध्यान रखना है, प्रसिद्ध पुरातात्विक कोण गार्डन चाइल्ड ने नव पाषाण काल को क्या, कौन सी क्रांति की संज्ञा दी? पाषाणकालीन क्रांति की संज्ञा दी। इस युग के उपकरण है वो भीलवाड़ा, मेवाड़ के बागोर तथा मारवाड़ के तिलवाड़ा नामक स्थानों पर मिले हैं। तो इस युग के उपकरण कहाँ मिले हैं? भीलवाड़ा, मेवाड़ के बागोर और मारवाड़ के तिलवाड़ा नामक स्थानों पर मिले हैं। बात करते हैं साथियों, देखो उत्तर पाषाणकालीन पारिवारिक जीवन एवं उद्योग धंधे थोड़े देख लो आप। देखो यहाँ पर परिवार देखो पितृसत्तात्मक थे। उत्तर पाषाणकालीन में बात करें तो परिवार क्या थे? पितृसत्तात्मक थे। गांव में बसने और खेती के साथ पारिवारिक जीवन आरंभ हो चुका था। गांव में बसने लगे और खेती के साथ में पारिवारिक जीवन भी आरंभ हो गया था। मुख्य व्यवसाय और पशुपालन, कृषि, और इनके मुख्य व्यवसाय क्या थे? कृषि और पशुपालन थे। आभूषण बनाने का व्यवसाय भी प्रमुख था इनमें, ठीक है ना, उत्तर पाषाण काल में। बढ़ई व रंगरेज व्यवसाय भी पनप गया यहाँ पर, ठीक है ना, बढ़ई और रंगरेज व्यवसाय भी पनपा, यानी मिट्टी के मृद भांड भी आपको ध्यान रखने हैं, ये यहाँ पर क्या पनप गए, ठीक है। फिर बात करते हैं शवों पर समाधियां बनाना आरंभ कर दिया थे, क्योंकि ये मानव घर में बसने लग गए थे और मृतक है उनको समाधियों में गाड़ना यहाँ पर प्रारंभ कर देते हैं। तो शवों पर समाधियां बनाना क्या होगी? आरंभ हुआ इस वाड़े में, उत्तर पाषाण काल में। और जो पुनर्जन्म की भावना है उनको देख करके आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो समाधियां हैं वो गाड़ने लग गए थे ना मृतकों की। और कृषक बनने के साथ मानव अपने शक्ति के रूप में ईश्वर का चिंतन आरंभ करने लगे थे, यानी कि कृषि तो बनेंगे। देखो यहाँ पर इनका व्यवसाय कृषि और पशुपालन था। कृषक बनने के साथ में मानव शक्ति के रूप में ईश्वर का, भगवान का चिंतन भी आरंभ कर दिया था। तो ये उत्तर पाषाण कालीन के आप देख लो एक बार, ठीक है ना। तो ये तो पहले तो आपको ध्यान रखना, जोधपुर, कोटपुतली, बहरोड, सुनारी, झुंझुनू, यहाँ से लोहे के गलाने की बट्टियां, अस्त्र शस्त्र बनाने के उपकरण विशेष मिलते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो ये आपको ध्यान रखना है कि स्लेटी रंग की चित्रित मृद बांड संस्कृति लोहे काल के बाद राजस्थान में पेंटेड ग्रे वेयर संस्कृति का उदय हुआ। ध्यान रखना, स्लेटी रंग की चित्रित मृद बांड है वो संस्कृति लोहा काल के बाद राजस्थान में पेंटेड ग्रे वेयर संस्कृति का क्या होता है? उदय होता है, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया है, ठीक है।
ये मैंने यहाँ से फिर लिखा है, स्लेटी रंग की चित्रित मृदबांड संस्कृति है वुलवा काल के बाद राजस्थान में चित्रित धूसर मृदबांड संस्कृति। देखो इसके प्रमुख स्थल आपको पूछ लिए, चित्रित धूसर मृदबांड संस्कृति के प्रमुख स्थल पूछे तो विराटनगर जोधपुरा, वर्तमान में कोटपुतली बहरोड में, ये पता है आपको। तो विराटनगर जोधपुरा कोटपुतली बहरोड सुनारी और नोहे में, ये आपको ध्यान रखना है। चित्रित धूसर मृदबांड संस्कृति के प्रमुख स्थल जो इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है ना। अब देखो कोई ये पूछेगा कि मैम हम यू आर ए के लिए पढ़ सकते हैं क्या, आर एस के लिए पढ़ सकते हैं क्या, रीट के लिए पढ़ सकते हैं क्या। तो भाई जिनके भी राजस्थान हिस्ट्री है ना, तो वो सभी ये पढ़ सकते हैं। बाकी सभ्यताओं की बात करें, जैसे पीटीआई में सारी सभ्यताएं नहीं अभी पढ़ेंगे ना आगे, तो उनके कुछ है जैसे आहड़ वगैरह ना कुछ है, वो अपना सिलेबस देखो। बाकी आपको जिनके ईटीसी लिखा हुआ है ना आधी पीछे, तो उनको सारी पढ़नी है, ठीक है। देखो राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं बात करें एवं पुरास्थल, देखो सबसे पहले तो ये थोड़ा सा ये पेज पढ़ लेते हैं, ये यहाँ तक 2 पेज पढ़ लेते हैं, उसके बाद में अपनी हो जाएगी सभ्यताएं जो अपनी कल क्लासेस करेंगे यहाँ से, ठीक है। तो एक बार ये पढ़ लो। देखो हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता है, जो हड़प्पा सभ्यता है, इसके टिल्लों की ओर सर्वप्रथम देखो ध्यान आकर्षित करने वाले चार्ल्स मेसन कब 1826 ईस्वी में। हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी, नाम ध्यान रखना है, कौन ध्यान आकर्षित, चार्ल्स मेसन। सबसे पहले ये चय करते थे, सबसे पहले यानी कि ध्यान आकर्षित, चार नाम ही चार सारा मेसन, यानी कि सबसे चय कर रहे थे तो उन्हें ध्यान आकर्षित कर दिया, ऐसे याद रह जाएगा 1826 ईस्वी में। भाई याद करवाने का कैसे भी मेरे को तो ये रहता है भी कैसे याद करवाऊं आपको। हड़प्पा सभ्यता के टिल्लों से प्राप्त ईंटों का प्रयोग, अब हड़प्पा सभ्यता यहाँ से प्राप्त ईंटों का प्रयोग 1856 ईस्वी में जॉन बर्टन और विलियम बर्टन ने लाहौर से क्रांची रेलवे लाइन बिछाने में किया। अब आपको पूछ ले साथियों कि हड़प्पा सभ्यता के टिल्लों से प्राप्त जो ईंट है इनका प्रयोग सबसे पहले किन्होंने और किस क्या करने के लिए किया, तो सबसे पहले 1856 ईस्वी में जो ईंटों का प्रयोग है वो जॉन बर्टन और विलियम बर्टन नाम ध्यान रखना है आपको, ईंटों के बटन फेंक के मारना आपको, कौन कौन से, जॉन और विलियम बर्टन है, ऐसे याद रख लेना। तो इन्होंने लाहौर से जो कराची लाइन बिछाने में किया था इन्होंने, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा टीलों का सर्वेक्षण है वो किया 1853 में 1856 ईस्वी में। तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा टीलों का आपको सर्वेक्षण देख लेना। फिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना सर्वप्रथम 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा की गई। अब भाई आप कहोगे हमें तो याद नहीं रहते, इतने तो याद नहीं रहते ना, तो साथियों अपने क्विज में जैसे भी करेंगे बार बार करोगे, या जैसे मैं अभी राज्यपाल का टॉपिक करवाया ना आपको, कईयों ने देखो कई आप फर्स्ट बार भी कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं आता उनको ये आर्टिकल वगैरह भी याद नहीं है। तो जैसे मैंने कल क्वेश्चन डाला उसमें आर्टिकल दिए, मेरे को पता चल गया था कई मतलब फर्स्ट बार ही कर रहे हैं, तो हर चीज़ को साथ में लेकर के चलना है। फर्स्ट बार भी जो कर रहे हैं तो उनको मेरे को रहता है कि हाँ याद नहीं रहता, तो मैंने जैसे अभी मान लो ये जैसे राज्यपाल का मैंने टॉपिक करवा रखा ना पेज पर, तो उन्हीं आर्टिकल का मैंने पेज की फोटो खींच के क्लिक करके वहां पर दे दी ताकि आप पढ़ लो, माइंड में बैठ जाए। तो ये तरीका सही रहता है, जैसे यहाँ करेंगे तो फिर आपकी याद रह जाएगा, ऐसे ही पेज दूंगी, ठीक है। राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 ईस्वी में प्रारंभ करने का श्रेय वो दिया गया, वो ACL कार्लाइल को दिया गया, ठीक है। फिर लॉर्ड कर्जन के काल में 1902 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का पुनर्गठन किया गया। जॉन मार्शल ने इस विभाग में 1902 से 1928 तक महानिदेशक पद पर कार्य किया, ठीक है। और जो जॉन मार्शल है इनके निर्देशन पर दयाराम साहनी के नेतृत्व में 1921 में हड़प्पा स्थल की सर्वप्रथम क्या की खोज की, ये भी ध्यान रखना। जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी के नेतृत्व में 1921 में हड़प्पा स्थल की सबसे पहले सर्वप्रथम खोज की गई। देखो विधिवत रूप से सिंधु घाटी सभ्यता की खोज, आपको पूछे कि विधिवत रूप से सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1924 ईस्वी में, विधिवत रूप से सिंधु घाटी सभ्यता की 1924 ईस्वी में लंदन वीकली नामक समाचार पत्र में सर्वप्रथम जॉन मार्शल द्वारा की गई। अभी कई अभी भी कमेंट आते हैं कि मैम हमें उस ग्रुप में ऐड कर लो ना, देखो ऐड कर लिए गए, अभी सारा दिन फिर मैं इसी में रहती हूँ, क्लासेस नहीं रहती है, हमेशा ही आपकी क्लासेस निःशुल्क रहेगी, आज ही बोल रही हूँ, चाहे कभी भी मेरे को 10 साल बाद में देख लेना, 4 साल बाद में देख लेना, आप जॉब लग जाओगे, जो आप भी लग जाओगे, आपके बाद में कोई आपके सामने कोई स्टूडेंट्स आता है आप टीचर बनने के बाद में, तो वो भी यही क्लासेस देखेंगे, हमेशा ही यूट्यूब पे अपनी क्लासेस रहेगी। वो जो ऐड किया गया साथियों वहाँ पर ऐसी है कि आपको बस कुछ नहीं है, आप नोट्स नहीं बना पाते हो तो वहाँ पर आपको इनकी PDF मिल जाती है क्लास वाइज, और दूसरी चीज़ वहाँ पर क्विज हो जाती है, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें और होती है तो वो भी वहाँ पर आपको पता चल जाती है, ठीक है। बाकी कुछ नहीं, आप अपने नोट्स बनाओ जो क्लासेस ले रहे हैं।
तो निःशुल्क क्लासेज रहती है, कोई ऐसे नहीं है कि आप बोलोगे कि मैम कहीं ऐप पर पढ़ा रहे होंगे, कहीं और पढ़ा रहे हैं, क्लासेज कहीं नहीं रहने वाली है, यहीं पर ही रहेगी, ठीक है। तो विधिवत रूप से सिंधु घाटी सभ्यता की खोज पूछी तो 1924 ईस्वी में लंदन वीकली नामक समाचार पत्र में सर्वप्रथम जॉन मोर्शल द्वारा की गई, ये भी ध्यान रखना है। सेकंड बात, स्वतंत्रता के बाद 1950 ईस्वी में बीबी लाल द्वारा खोजा गया प्रथम स्थल रोपड़ था, ये भी ध्यान रखना है। अब आपको पूछ ले कि स्वतंत्रता के बाद 1950 में प्रथम स्थल है ये किसके द्वारा, तो बीबी लाल द्वारा खोजा गया। कौन सा स्थल था? प्रथम स्थल रोपड़ था। मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ, ठीक है। और जिसका उत्खनन 1953 में उत्खनन देखो यज्ञदत्त शर्मा ने किया, तो खोजा बीबी लाल ने प्रथम स्थल रोपड़ और उत्खनन किया यज्ञदत्त शर्मा ने। स्वतंत्रता के बाद उत्खनित किया गया प्रथम स्थल रंगपुर था। स्वतंत्रता के बाद उत्खनित किया गया प्रथम स्थल पूछे आपको तो रंगपुर था, जिसका उत्खनन 1952 ईस्वी में रंगनाथ राव ने किया। और रंगपुर की खोज स्वतंत्रता पूर्व ही 1900 ये है साथियों 33 है, ठीक है ना, 1933 ईस्वी में माधव स्वरूप वत्स ने की। स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए, तो स्वतंत्रता के बाद में सबसे ज्यादा जो स्थल खोजे गए कहाँ पर? गुजरात में खोजे गए, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का उदय पश्चिमोत्तर भारत में पहले से चली आ रही पाषाण एवं ताम्र पाषाण काल सभ्यताओं के निरंतर विकास के लिए फलस्वरूप आया। और विकसित हड़प्पा सभ्यता का मूल केंद्र देखो, विकसित हड़प्पा सभ्यता का मूल केंद्र है वो पंजाब व सिंध में था, किंतु गुजरात व राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक क्षेत्र में सभ्यता का विस्तार हुआ। तो विकसित हड़प्पा सभ्यता का मूल केंद्र तो पंजाब और सिंध में था, किंतु गुजरात और राजस्थान और हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक के क्षेत्र में सभ्यता का क्या था? विस्तार हुआ। और वह राजस्थान में हड़प्पा का प्रमुख केंद्र क्या है? कालीबंगा है, ठीक है। तो अब बात करें साथियों कालीबंगा से अपने कल करेंगे, ठीक है ना। तो सभ्यताएं तो आपको बिल्कुल भी टफ नहीं लगने वाली हैं, और सभ्यताओं के जो पहली बार कर रहे हैं, जिनको इनके खोजकर्ता याद नहीं रहते, उत्खननकर्ता याद नहीं करते, तो ये क्लास नेक्स्ट अपने ट्रिक से याद करेंगे। खोजकर्ता भी याद करवाऊंगी, इनके आपको जो उत्खननकर्ता है वो भी याद करवाऊंगी, सब कुछ याद करने की भी साथियों कोशिश करेंगे। तो ये आपके कल की क्लास में आगे क्लासेज रहेगी, ठीक है ना। तो आप एक बार नोट्स देख लो, वैसे तो नोट्स देख रखे हैं, इसमें कुछ कई पेज भी छोड़े हैं, कुछ आपको लगे जैसे कि अभी 2-3 यहाँ सभ्यताएं हो गई ना, जैसे आहड़ हो गई है ना, कालीबंगा, तो आप कई बार क्या है आप इनकी फोटोकॉपी करवाते हो तो कुछ और चीज़ ऐड करनी है आपको लगता है, तो आप इस पर साथ में पेज मिल जाता है, वहाँ पर आप इनकी फोटोकॉपी भी करवा सकते हो, ठीक है।